हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और हमने पिछले पार्ट में देखा यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के फर्स्ट पार्ट में देखा था यहाँ तक, और इसके आगे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपने इससे पहले मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और अब चलो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था बायो रेमिडिएशन तक। बायो रेमिडिएशन और ईस्ट यारुया Lipolytica is used to absorb the toxins released during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial processes। मतलब एक ईस्ट जिसका नाम है यारोइया लाइप्टोलिका, ये किस में यूज़ होता है? टॉक्सिन्स रिलीज़ करने में। किसके? पाम ऑयल से, पाम ऑयल के प्रोडक्शन में और हेवी मेटल्स के प्रोडक्शन में। हेवी मेटल्स और मिनरल्स रिलीज़ किए जाते हैं पाम ऑयल के प्रोडक्शन में। टॉक्सिन्स और वो हेवी मेटल्स और मिनरल्स रिलीज होते हैं। साइक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉल्यूटेंट। जो साइक्रोमाइसिस सेरेविसी है ना, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, मतलब जो पॉल्यूशन करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, जैसे कि आर्सेनिक है, उनको एब्जॉर्ब करने में या फिर आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने में यूज़ किया जाता है साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑयल स्पिल्स इन ओशंस आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ एलिकैनिवोरैक्स बैक्टीरिया। जो शिप्स में से ऑयल लीक होता है ना ओशंस में, या फिर किसी भी व्हीकल से जो वाटर ओशंस में चलते हैं, उनसे जो ऑयल रिलीज़ होता है ना, स्पिल होता है ना, उसे क्लीन करने के लिए एलिकैनिवोरैक्स बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। और अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिवेंट या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं किसे? किसी बैक्टीरिया के कार्बन कंपाउंड्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो हमें उन बैक्टीरिया से बचाते हैं। कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। Antibiotics, a discovery of 20th century, have brought about revolution in the field of medicine। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कब हुई थी? 20th सेंचुरी में, और इसने एक रेवोल्यूशन लाया था मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में। इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हैज़ बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेक्टेड फ्रॉम सम कंट्रीज। एंटीबायोटिक्स की वजह से जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, वो एक तब के टाइम में एक पेंडेमिक था। वो पेंडेमिक भी कम्प्लीटली इरेकेटेड, मतलब ख़त्म किया गया है कुछ कंट्रीज़ में से। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर या फिर मेनली किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक्स हर प्रकार के या फिर वाइड रेंज में वैरायटी में उनके अगेंस्ट काम करते हैं बैक्टीरिया के। दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा ना कि व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, द एंटीबायोटिक्स विच are useful against wide range of variety of bacteria is called broad spectrum antibiotics। ऐसा लिखना है। एग्जाम्पल्स आर एमिसिलिन, एमोक्सिलिन, टाइट्राक्लिन। ये देखो, ये एक बहुत कॉमन है, एमिसिलिन, एमोक्सिलिन, टाइट्रासिलिन। ये देखो, जो एमोक्सिलिन है ना, वो जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तब हमें डॉक्टर्स एमोक्सिलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। व्हेन द पैथोजन कैन नॉट डिफाइंड आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर विजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ये ना
हर प्रकार की या फिर ज़्यादातर प्रकार के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल होते हैं। वेन एवर अ pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used. हालांकि जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजोन्स पैदा करते हैं उनको डेफिनेटली नोन एज क्या कहा जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिनकी रेंज कम होती है, जिनकी वाइडली वैरायटी में नहीं काम करते, वो सिर्फ कुछ पैथोजोन्स पे काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि गिव अ डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के क्या एग्जांपल्स है, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। इंस्टीट्यूट एट वर्क, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी established in 1952 in Pune undertakes the researches diseases like miles, jaundice, fevers and diseases of lungs with support of वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यही जो इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ना, उसने जब कोरोना का पैंडमिक आया था ना, कोविड-19 का पैंडमिक, तब इन्होंने ही वैक्सीन डेवलपमेंट में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, 1952 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है। देखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन इज द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम एंड इट यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकसी, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकसी एक्सेट्रा। वो किस इन्फेक्शन से हमें बचाती, किस इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, जो स्टेफिलोकोसी, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोसी से कॉज होते हैं। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल फॉर टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन एज वेल एज डिसीज लाइक निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। जो पेनिसिलिन मेडिसिन बनाए जाते हैं ना, पेनिसिलिन से जो मेडिसिन बनाए जाते हैं वो किस किस का ट्रीट करने में या फिर किस किस की ट्रीटमेंट करने में यूज़फुल होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस किस के, ईयर के, कान के, नाक के, थ्रोट के, मतलब ENT के, या फिर स्किन इन्फेक्शंस और निमोनिया, स्कारलेट फीवर। देखो स्कारलेट फीवर है ना, एक स्कारलेट फीवर भी एक पेंडेमिक था एक समय में। ये भी वाइड रेंज में लोगों को इसने इफ़ेक्ट किया था, स्कारलेट फीवर ने। वो भी उसका टाइम पे कोई इलाज नहीं था, कोई भी उसका वैक्सीन या फिर कोई एंटीडोट या फिर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं था उस टाइम पे। कॉशन, देखो ये चेतावनी दी गई है, कॉशन। एंटीबायोटिक्स शुड टेकन ओनली बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना तभी लेनी चाहिए, या फिर कोई मेडिकल स्टोर में जाकर डायरेक्ट नहीं खरीदनी चाहिए। उनका एडवर्स इफेक्ट भी होता है बॉडी पे। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लेनी चाहिए। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक्स फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है डोंट परचेज, मतलब डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदनी चाहिए विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग जाते हैं, सर्दी की गोली दे दो, इसके एंटीबायोटिक दे दो, उसके एंटीबायोटिक दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स और ओन ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। देखो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो कुछ लोगों को पता रहता है कि इसके लिए ये दवाई लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना सिम्टम्स अलग होते हैं। कभी कभी हमें जब जो नॉर्मल फीवर लगता है ना, वो कभी कभी वायरल फीवर भी होता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन मिले तभी दवाई लेना चाहिए, तभी मेडिसिन लेना चाहिए। Even if you feel well before completing of prescribed course of antibiotic, you must continue and complete it.
मतलब जब डॉक्टर हमें कोर्स देते हैं ना किसी एंटीबायोटिक का, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मुझे ठीक लगने लगा है, मुझे अच्छा फील होने लगा है, तो फिर वो एंटीबायोटिक्स डिसकंटिन्यू कर देते, वो खाना बंद कर देते। फिर वो जो इन्फेक्शन या फिर वो उनको जो डिसीज़ होता है ना, वो वापस चालू हो जाता है, क्योंकि वो कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। डोंट सजेस्ट टू अदर्स टू एंटीबायोटिक्स विच आर यूजफुल टू यू। मतलब हर एंटीबायोटिक्स हर आदमी को काम करे ज़रूरी नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स हमारे सिम्टम्स देखते हैं, हमारी कुछ मेडिकल हिस्ट्री देते हैं, उसके हिसाब से कुछ एंटीबायोटिक्स हमें सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये याद पे देखो, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया गया है एक। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. मतलब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, किस में? सेंट मैरीज हॉस्पिटल में। उनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ के बैक्टीरिया और फंगी है उनके पेट्री डिश में। ऑन 3 September 1928, while observing a Staphylococcus cultures, they made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies are grown, but areas around those colonies are clean and clear. मतलब जो इस बैक्टीरिया के या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कॉलोनीज होते हैं, मतलब एक वो जब खुद से रिप्रोडक्शन करके कॉलोनी बनाते हैं, तब वो जो कॉलोनी रहती है उसके अराउंड कॉलोनीज बढ़ रही थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड लेकिन उनकी कॉलोनीज है वो क्लीन थे और क्लियर थे। बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। आफ्टर फर्दर स्टडीज ही कंफर्म दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वाज पेनिसिलियम। जो फंगस उग रहा था उस पे, किस पे? उस बैक्टीरिया पे, वो था पेनिसिलियम। एंड इट इज सिक्रेशन हैड डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरियल कॉलोनीज। जो पेनिसिलियम था उस वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था। This is the first antibiotic penicillin had discovered accidentally, and this formed the basis for attempts to find cures for incurable disease. जो पहले के टाइम में इनक्योरेबल डिसीज थे ना, वो एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ मेडिसिन के डिस्कवरी से क्योरेबल हो गए। पिछले कुछ है ना डिकेड्स में जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसको इनक्योरेबल माना जाता था, उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी। लेकिन कुछ डिकेड्स में ना मेडिसिनल रिवोल्यूशन की वजह से या फिर मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस की वजह से अभी ट्यूबरक्लोसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है। शुडंट वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स फॉर डिस्कवरिंग लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स? हाँ, हमें उन्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए। वंडरफुल टू नो एंड्स ग्रो फंगीज इन देयर टेरिमेटेरियम एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। जो एंड्स होती है ना, उनके शरीर पे एक पार्ट होता है एंथिल, या फिर उसे टेरिमेटेरियम भी कहा जाता है। तो उसमें वो फंगी को ग्रो करते, किस लिए? उसमें से फूड भी निकालते। सम स्पीशीज ऑफ वैस्प, मतलब जो भौवरे होते हैं ना, भौवरे, वैस्प्स एंड अदर इंसेक्ट्स ले दे एग्स इन फंगल बॉडीज ग्रोइंग ऑन ट्रीज, thus ensuring the food supply of the larvae। जो लार्वा होता है ना उनका, वो फंगस खाता है, इसलिए वो फंगल बॉडीज़ पे उनके अंडे ले करते हैं, अंडे देते हैं, क्योंकि जब वो उनके अंडे में से लार्वा बाहर आएगा, वो पहले उस फंगस को खा लेगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी। देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चालू हो गया यहाँ से। अब तक हमने देखा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम देखेंगे harmful microorganism. Which changes do you notice in leather articles and gunny jute bags during rainy season? रेनी सीजन में लेदर आर्टिकल्स और गनी जूट बैग्स पे फंगस ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर स्टोर हो जाता है। जहाँ पे मॉइस्चर स्टोर होता है वहाँ पे फंगी की ग्रोथ ईजिली होती है। फंगी को है ना मॉइस्चर चाहिए ग्रो होने के लिए,
या फिर आपको किसी चीज़ को ना गीला कर दो और उसे बाजू में छोड़ दो। ज़्यादातर रेनी सीजन में फंगस उगता है। फॉर हाउ लॉन्ग आउट आफ्टरवर्ड्स कैन यू सी दोज आर्टिकल्स? बहुत दिनों तक आपने उसको यूज़ नहीं किया ना, तब वैसा होता है। वाई डू दीज आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग समर और विंटर? क्योंकि जो मॉइस्चर रहता है ना एयर में, वो रेनी सीजन में ज़्यादा रहता है और विंटर और समर में वो कम रहता है। विंटर और समर में ड्राइनेस ज़्यादा रहता है। माइक्रोस्कोपिक spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather and wood items, etc. The fungal hyphae fibers of fungus, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं ना फंगी पे, वो प्रेजेंट किस में करते हैं? एयर में करते हैं। और वो सफिशिएंट, उनको क्या चाहिए रहता है? सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए रहता है स्पोर जर्मिनेशन के लिए। ऑन कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स एंड लेदर वुड आइटम। किस किस पे फंगस ग्रोन करता है? कॉटन के कपड़ों पे, गनी बैग्स पे, लेदर पे यानी चमड़े के चीज़ों पे, और लकड़ी के आइटम्स पे। द फंगल फाइबर्स, हाइफी क्या होता है? फाइबर्स ऑफ फंगस इज कॉल्ड फंगल हाइफी। पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस। वो क्या करते हैं? मटेरियल के अंदर एकदम डीप पेनिट्रेट करते हैं, मतलब एकदम अंदर तक जाते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन गेन करने के लिए और खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए, खुद की संख्या बढ़ाने के लिए। दिस कॉज द मटेरियल्स टू वेयर एंड बिकम वीक। इसकी वजह से मटेरियल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। उनका जो टेंडेंसी होता है वो लो हो जाता है, वीक टेंडेंसी हो जाता है उनका। एज रिजल्ट गनी बैग्स एंड लेदर आइटम्स लाइक शूज, पर्सेस, बेल्ट्स ऑन विच फंगी हैव ग्रोन डू नॉट लास्ट लॉन्ग। मतलब वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। उनके कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं ना, या फिर उनके जो कंसिस्ट मटेरियल होते हैं वो लो हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है। वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्स, मतलब लकड़ी के जो आइटम होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं फंगस लगने के बाद। समटाइम्स यू नोटिस अ ब्लैक पाउडर और वाइट डिस्क्स फ्लोटिंग ऑन पिकल्स और मुरब्बाज when a jar is opened after long time. What exactly this is? Why such food items are not good to eat? जो बहुत दिनों के बाद पिकल या फिर मुरब्बा के हम डब्बे खोलते हैं ना, उसमें फंगस आने लगता है। किसकी वजह से? क्योंकि उनमें मॉइस्चर रहता है, उनमें प्रेजर्वेटिव, अगर हम उसमें प्रेजर्वेटिव डालेंगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा। अगर बिना प्रेजर्वेटिव के है ना तो उन्हें हमें मॉइस्चर से दूर रखना पड़ेगा, उनको हमें सनलाइट में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उन पर ब्लैक पाउडरिश या फिर वाइट डिस्क जैसा फंगस आना चालू हो जाता है। और वो फंगस हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो स्पॉइल हुआ रहता है, मतलब ख़राब हुआ रहता है वो पिकल और मुरब्बा, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता। वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगी ग्रोन ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम्स एंड सॉस, चटनी एक्सेट्रा। दे मतलब जो फंगस ग्रो करते फूड आइटम्स, वो किस किस फूड आइटम्स पे ग्रो करते? पिकल्स पे, मुरब्बास पे, जैम्स पे, सॉस पे, चटनीज पे, ऐसे ग्रो करते हो। दे यूज द न्यूट्रिएंट्स इन दीज फूड्स आइटम्स टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसकी खुद के लिए यूज़ करते? किसके लिए? उनके ग्रोथ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज माइकोटॉक्सिन्स। वो क्या रिलीज करते हैं? माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स एक पॉइजनस केमिकल होता है इनटू फूड, दस बिकम्स पॉइजनस। और जो फंगी रहते हैं जो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, मैंने बताया ना, वो स्पॉइल हुआ रहता है, खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, वो पॉइजनस हुआ रहता है। वो पॉइजनस हुआ रहता है। द फूड ऑन विच फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। जिसपे फूड पे जिसपे फंगी आई है उसमें माइकोटॉक्सिन्स है, वो पॉइजनस हो गया है, वो खाने के लिए इट इज नॉट एटेबल। क्लॉस्ट्रीडियम,
Sometimes cases of एडिबल नहीं होते, वो जो पिकल्स और मुरब्बाज होते हैं वो एडिबल नहीं होते। अब हम देखेंगे क्लॉस्ट्रिडियम। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर्स ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट्स। मतलब फूड पॉइजनिंग है ना, हम जब कोई या कोई बड़ा सा कोई फंक्शन होता है या फिर कोई बड़ा सा गेट टुगेदर होता है, गैदरिंग होता है, वहाँ पे जो फूड फीस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग ऑकर होते हैं। हाउ डज द फूड बिकम्स पॉइजनस ऑल ऑफ सडन। मतलब अचानक से वो फूड पॉइजनस कैसे हो जाता है। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के वजह से जो कुक्ड फूड होता है वो खराब हो जाता है, उसमें पॉइजनस आ जाता है। Out of about 100 different species of the bacteria, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. कुछ बैक्टीरियम होते हैं 100 डिफरेंट टाइप्स के, कुछ सॉइल्स में लीव करते हैं, सॉइल्स में रहते हैं, और कुछ हमारे एलिमेंट्री कैनल, मतलब जो हमारी अन्न नलिका होती है जिससे हम खाना खाते हो, जो हमारे स्टमक से जॉइंट होती है, और कुछ एनिमल्स अदर्स ह्यूमंस में भी होती है और कुछ अदर एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड। देखो ये स्ट्रक्चर दिया है क्लॉस्ट्रिडियम का, देखो ये रॉड शेप, यहाँ पे भी रॉड शेप है, यहाँ पे भी रॉड शेप है, यहाँ पे भी रॉड शेप है, दिख रहा है। देखो देखो रॉड शेप, ये रॉड शेप होते हैं। एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स। देखो ये एंडोस्पोर्स, देखो इनके, देखो ये एंडोस्पोर बॉटल शेप है ना। इन एडवर्स कंडीशंस, one special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of air because they grow in anaerobic conditions। मतलब उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको रिप्रोडक्शन के लिए या फिर लिविंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए वो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकते। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू ओनली क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉजेस इलनेस? नो, और भी कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस। देखो वायरसेस होते हैं ना, वो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ कॉन्टेजिनियस वायरस होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टेजिनियस वायरस होते हैं। प्रोटोजोआ एंड फंगीज are also responsible for different diseases that affect humans. You have learnt about viruses which are smaller than bacteria. Viruses होते हैं ना, वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं साइज में, एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स में ही अपना रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब वो पैरासिटिक के टाइप के होते हैं, लिविंग सेल पे वो पैरासिट करते हैं। Let us see how they are harmful to us. An introduction to scientists. देखो introduction to scientists. It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of Bacillus type of, but the exact type of Bacillus are not known. मतलब ऐसा माना जाता था कि जो मीट होता है, मीट मतलब किसी एनिमल का मटन या फिर कोई प्रकार का मांस वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है किसी बैक्टीरिया के प्रेजेंस से, बैसिलस टाइप के किस बैक्टीरिया के प्रेजेंस से, लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइप पता नहीं था। वैन एरमैन जेम proved that the anaerobic bacterium Clostridium botulinum is responsible for food poisoning. Van एरमेन जेम ने क्या प्रूव किया
कि जो एनएरोबिक बैक्टीरियम होता है, कौन सा, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलाइनम, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए। और जो अगला साइंटिस्ट है ईडा बैंक्सटन, ऑब्टेन्ड हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री एट शिकागो यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया, शी कंडक्टेड important research on the toxins responsible for gas gangrene and the antitoxin used for treating it। मतलब जो टॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, गैस गैंग्रीन के लिए, उन पे रिसर्च किया और एंटी टॉक्सिन्स को बनाया उनको ट्रीट करने के लिए। while she was doing research on the dreaded diseases called typhus, she herself contracted the infection but she overcame it and continued her research। मतलब जो वो जो डेडली डिसीज पे रिसर्च कर रही थी जिसका नाम था टाइफस, वो खुद उससे इन्फेक्ट हो गई, लेकिन लेटरली उसने उन्हें उन पर ओवरकम कर दिया। फॉर दिस वर्क शी हैज़ ऑनर्ड with the typhus medal in 1947। द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। देखो ये जो चार्ट है ना, उसको याद रखो, ये चार्ट में से ना कुछ तो आएगा आपको, मैच द फॉलोइंग आ सकता है या फिर कंप्लीट द चार्ट आ सकता है एग्जाम में। द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ये देखो एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स। एड्स है ना 90s के एरा में आया था वर्ल्ड में। ये वायरस एनिमल्स टू ह्यूमंस में आया है। उसका पैथोजन कौन सा होता है, वायरस का। मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड एंड सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ सफरिंग मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। मतलब इसका स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू ब्लड एंड सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में। मतलब अगर आप कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप पे गए हैं या आप वहाँ आपको किसी ने ब्लड दिया है, वो एड्स, उसको एड्स है, वो HIV पॉजिटिव है, सो आपको भी वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा चेक करना कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो यूज्ड नीडल नहीं यूज़ कर रहा है, वो न्यू नीडल यूज़ कर रहा है, इसका आप ध्यान रखना। या फिर किसी बार्बर के शॉप में जाओगे ना, तो वो जब ब्लेड यूज़ करते हैं ना हमारे बाल काटने के टाइम पे, वो ब्लेड भी हमेशा नया होना चाहिए, वो कभी यूज़ ना करे, इसका ध्यान रखना। देखो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब किसी के साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट करते समय आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस, मैंने बताया ना अभी कि यूज्ड नीडल्स और इंजेक्शंस का यूज़ आपको करना नहीं है, अवॉइड करना है उसका। और अगला डिसीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का जो पैथोजन होता है वो वायरस पैथोजन होता है, और वो किससे इन्फेक्शन किससे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब जो खराब पानी या फिर खाना होता है जो स्पॉइल हुआ रहता है, उससे ये इन्फेक्शन फैलता है। उसका प्रिवेंटिव मेजर देखो, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। देखो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो हमें बाहर के खाने से टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। सो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, क्लीन एंड फिल्टर वाटर लेना चाहिए, हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, और खाने का जो स्टोरेज है मतलब उसे ढक के रखना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा हाइजीनिकली उसके पजेस करना चाहिए। इन्फ्लुएंज़ा, नेक्स्ट कौन सा डिसीज़ है हमारा, इन्फ्लुएंज़ा।
आपको पता है इन्फ्लुएंजा भी एक टाइम पे एक डेडली डिसीज़ माना जाता था। उसका जो वायरस है, जो पैथोजन है, वो वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा का एक वायरस होता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है। ये जो इन्फ्लुएंजा है वो कॉन्टेजियस डिसीज़ है। पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये इसका प्रिवेंटेड मेजर है। हाइजीन रखना, पर्सनल हाइजीन। मुझे तो लगता है कि कोविड-19 के बाद में ना लोग हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान रखने लगे, और इससे पहले नहीं रखते थे लोग हाइजीन का इतना ध्यान। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर भी वही है, पर्सनल हाइजीन और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं जाना। माइलिस एंड चिकन पॉक्स, देखो किसी ना किसी को बचपन में चिकन पॉक्स तो हुआ रहेगा। अभी चिकन पॉक्स का है ना, बचपन में ही हमें वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन पहले ना बच्चों में बहुत कॉमन रहता था चिकन पॉक्स। हर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ रहेगा। जैसे स्मॉल स्मॉल पोर्स पॉक्स, या फिर स्मॉल स्मॉल ऐसे स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। जैसे स्मॉल स्मॉल डॉट डॉट रेड डॉट आ जाते हैं फेस पे, बॉडी पे, उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। वो भी वायरस से होता है, उसका भी एक वायरस होता है। वो भी एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए ना आप, तभी होता है। इसलिए उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आने का। उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वैक्सीन। मैंने बोला ना अभी, बच्चों को बचपन में वैक्सीन दे देते चिकन पॉक्स का, माइल्स का। और कंटेमिनेटेड वाटर और नहीं पीने का, एकदम क्लीन वाटर पीने का, और क्लीन फूड को पजेस्ट करने का, मतलब क्लीन हाइजीन रखने का वाटर और फूड में। देखो बर्ड फ्लू, ये फ्लू भी, ये बर्ड फ्लू है वो बर्ड से आया है, और जो स्वाइन फ्लू है ना वो पिग से ह्यूमन में आया है। इसका जो वायरस है वो भी दिया है, देखो H7N9, और स्वाइन फ्लू का क्या है H1N1 वायरस। इसका वायरस का नाम है, ये याद रखना, आपको जीके में काम आएगा, लेकिन लिखोगे पेपर में तो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे सर। ये भी वायरस से पजेस होता है। हमने ज़्यादातर अभी जो डिसीज़ देखे वो वायरस से पजेस हुए हैं, या फिर वायरस पैथोजन से ही इन्फेक्शन फैला है इसका। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, देखा मैंने बोला ना कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड बर्ड को या फिर एनिमल्स को, कुछ लोग क्या करते थे पहले, जो चिकन्स होते हैं उनको बर्ड फ्लू हुआ रहता, जिन चिकन्स को बर्ड फ्लू हुआ रहता है ना, उनको जब आप खाते हो ना, या फिर अनकुक्ड या फिर थोड़ा कच्चा रहता है वो, तब आप खाते हो ना, तो आपको बर्ड फ्लू का चांस ज़्यादा रहता है। सो बर्ड फ्लू का जो प्रिवेंटिव मेजर है वो पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपरली कुक्ड मीट खाना होता है। आपको जो मीट होता है उसको प्रॉपरली कुक करना होता है, एकदम प्रॉपरली। उसको पूरी तरह से उसके अंदर के पैथोजन वायरसेस मरने चाहिए, तब तक कुक करना रहता है, और हाइजीन को मेंटेन करना है। डेंगू सबसे पॉपुलर डिसीज़, डेंगू एक सबसे पॉपुलर डिसीज़ है। देखो हर साल है ना बहुत सारे लोग डेंगू से मरते हैं। डेंगू भी एक पेंडेमिक की तरह रहता है, क्योंकि जो डेंगू है ना उसका पूरी तरह, अगर आपको सीवियरली डेंगू हो गया ना, तो आपको ज़्यादातर कोई बचा नहीं पाता, मेडिसिन नहीं बचा पाते आपको। अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत लो हो गए ना, तो नहीं हो पाता कुछ। इसलिए सबसे अच्छा आपको उसको प्रिवेंट ही करो, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करो उसके। अगर आपके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे या फिर WBC का काउंट बढ़ने लगा, तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन मेरा क्या मानना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से प्रिवेंशन करोगे तो वह आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेंगू ऐसा डिसीज़ है जिसमें आप इजीली प्रिवेंशन कर सकते हो। डेंगू किससे फैलता है? वायरसेस से। और ये वायरस किस में से आता है? फीमेल मस्कीटो बाइट के। देखो जो मस्कीटोज़ होते हैं ना, जो डेंगू या फिर मलेरिया या फिर कोई एलिफेंटिस स्प्रेड करते हैं, वो मेल मॉस्किटोज़ नहीं होते, वो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं, और उनके बाइट से ऐसे वायरस होते हैं, वो फैलते हैं। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैगेशन ऑफ वाटर। मतलब हमारे सराउंड में साफ़ सफाई रखना होते हैं हमको,
और जो एक जगह पे रुका हुआ पानी रहता है उसको हमेशा साफ़ करना चाहिए, या फिर नहीं तो फिर उसमें मच्छर अंडे देने लगते हैं और वो मच्छर के अंडे बहुत जल्दी फैल जाते हैं। मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे हमेशा ये होना चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंस का होना चाहिए। सो नेक्स्ट डिसीज़ है निमोनिया। निमोनिया, इसका पी साइलेंट है, निमोनिया इसको ऐसे निमोनिया की तरह रीड करते हैं। सो इसका जो अभी हम लोग ने वायरस देखा, अभी यहाँ से बैक्टीरिया चालू हो रहा है। सो निमोनिया का जो पैथोजन होता है वो बैक्टीरिया पैथोजन होता है। सो निमोनिया का कैसे फैलता है? निमोनिया फैलता है ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जो ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के से एयर में, मतलब जो कोरोना जैसे फैलता है ना वैसे ही स्नीजिंग या फिर कफिंग से जो ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं एयर में इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे निमोनिया फैलता है। उसका भी वैक्सीन होता है, निमोनिया का भी वैक्सीनेशन होता है। जो 0 से 7 ईयर्स के बच्चों तक वैक्सीनेशन कंपलसरी है, उनको वैक्सीन किया जाता है फ्री गवर्नमेंट के थ्रू। सो इसका प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आपको नहीं आना। लेप्रोसी, जो लेप्रोसी है वो भी बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया पैथोजन से स्प्रेड होता है। उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है वो? लॉन्ग टर्म कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए आने से ये डिसीज़ फैलता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के रिलेटिव्स या फिर उनके साथ जो रहते हैं उनके कांटेक्ट में मत आओ, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में मत आओ। इसका प्रिवेंटिव मेजर है। कॉलेरा, कॉलेरा भी बैक्टीरिया से फैलता है, इसका भी पैथोजन बैक्टीरिया होता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, खराब पानी और खाना। इसका भी प्रिवेंटिव मेजर है अच्छा खाना, साफ खाना और पानी यूज़ करना चाहिए। मलेरिया, मलेरिया जो डिसीज़ है उसका पैथोजन होता है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो मॉस्किटो बाइट और अनक्लीन सराउंडिंग, खराब पर्यावरण, मतलब खराब आपके आजू बाजू में बहुत खराब सराउंडिंग है, साफ़ सुथरी नहीं है, या फिर मस्कीटो के काटने से, मैंने बोला ना फीमेल मस्कीटो, मलेरिया में एक प्रोटोजोआ रहता है, उस प्रोटोजोआ के मस्कीटो के काटने से आपको मलेरिया होता है। इसका भी प्रिवेंटिव मेजर वही है जो डेंगू का है, क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैगेशन ऑफ वाटर एंड कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। डैंड्रफ, रिंगवर्म एंड स्कैबीज। देखो डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज। डैंड्रफ मतलब क्या, जो हमारे बाल में डैंड्रफ होता है वो। रिंगवर्म्स तो बहुत कॉमन है, दांत खाज खुजली, जो ऐड आता है ना बीटेक्स मलहम लगाओ दांत खाज खुजली मिटाओ, वो दांत खाज खुजली मतलब रिंगवर्म। किससे पॉजेस होता है, मतलब किस पैथोजन से वो स्प्रेड होता है? फंगी से। वो फंगी होती है जो हमारे बॉडी पे डेवलप होती है, फंगस की तरह, मतलब वो फंगस होता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हीज और हर सेल्फ बिलोंगिंग लाइक क्लॉथ्स। और इसका दूसरा भी मोड ऑफ इन्फेक्शन मैं बता सकता हूँ। देखो ये इन्फेक्टेड पर्सन से भी फैलता है, और दूसरा एक मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, अगर आप बहुत दिन तक गीले कपड़े पहनोगे या फिर गंदे कपड़े पहनोगे तो भी आपको फंगस, आपकी बॉडी पे फंगस डेवलप होना चालू हो जाएगा, फंगी डेवलप होना चालू हो जाएगा। इससे आपको रिंगवर्म हो सकता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? पर्सनल हाइजीन एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स।
Salt is applied on the inner surface of pickle and jars. The pickles is covered with oil. Why is done? जो हमारे यहाँ पे जो अचार बनाए जाते हैं ना, उनमें जो कंटेनर्स होते हैं उनके आजू बाजू सॉल्ट रखा जाता है, सॉल्ट लगाया जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट रहता है ना, सॉल्ट और ऑयल, वो पिकल के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। वो पिकल को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखता है। और जो ऐसे इसके तरफ इस तरह से प्रिजर्व किए गए पिकल्स होते हैं ना, वो 3-3 4-4 साल चलते हैं। मैंने देखा है, मेरी जब नानी और दादी जब अचार बनाती थी ना, तो वो अचार 2-2 3-3 साल तक चलते थे, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेटिव के। हाँ, और आजकल के जो इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, सबसे कॉमन इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेटिव क्या है हमारे पास? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट भी किसी चीज़ को कम से कम 1 साल तक ही प्रिजर्व करके रख सकता है, और उसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी पे। विच प्रिजर्वेटिव्स इज मिक्सड विद रेडी टू ईट फूड्स टू कीप देम स्पॉइलिंग? मैंने बोला ना, रेडी टू ईट में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जो प्रिजर्वेटिव होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट। फाइंड आउट द यूजेस ऑफ फंगी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फंगी होती है ना, वो प्लांट्स एंड एनिमल को बहुत हेल्प करती है कुछ मामलों में। अभी हमने देखा ना कि जो वैस्प्स होते हैं ना, वो ट्रीज पे जो फंगस होते हैं वहाँ पे एग्स ले करते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीचन एंड कॉन्डिमेंट, वेयर एल्स इट यूज्ड? जो देखो ये लीचन यहाँ पे दिखाया गया है, दगड़ फूल, जो इसमें अंडर वाटर आता है। विच प्लांट एंड एनिमल्स डिसीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू बी टेकन बाय? देखो, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं। उसमें एक ही प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, कंट्रोल द रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ दोज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो एक्सरसाइज दी गई है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर से मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करके बताऊंगा। ईस्ट आर रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग मेथड। किस मेथड से? बर्डिंग मेथड से। देखो इसका आंसर मिल गया। सेकेंड बी का, टॉक्सिन्स ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड माइटोटॉक्सिन्स। लेगुमिनस प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड मोर प्रोटीन्स ड्यू टू राइजोमियम। राइट नेम ऑफ फाउंड इन फॉलोइंग फूड मटेरियल्स। देखो योगर्ट में होता है लैक्टोबैसिली, ब्रेड में होता है ईस्ट, रूट ऑफ नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट्स में क्या होता है? राइजोबियम। इडली डोसा में क्या होता है? इडली डोसा में क्या होता है? उसमें भी ईस्ट होता है। और स्पॉइल्ड पोटैटो करी में क्या होता है? क्लोडिस्ट्रियम। क्या? क्लोडिस्ट्रियम। मैंने आपको ये बता दिया है, लिख लो के कहीं पे अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड आउट, से वाई इट इज़ द ऑड वन, वाई इट इज़ ऑड वन। देखो निमोनिया, डायप्थीरिया, चिकन पॉक्स, कॉलेरिया। देखो ये जो है वो सारे कॉन्टेजियस, देखो ये चिकन पॉक्स ये सब वायरस से फैलता है, और ये जो कॉलेरा है वो किससे फैलता है? यहाँ पे मैंने दिखा रहा था, देखो कॉलेरा बैक्टीरिया से। और बाकी के इसमें ऑड मैन आउट चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है। और सेकेंड में देखेंगे लैक्टोबैसिली, राइजोबिया और क्लॉडिस्ट्रिया, क्योंकि ये बाकी सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सी रॉट, रूट रॉट, रस्ट, रूबेला और मोजाइक। इसमें मोजाइक ऑड मैन आउट में आएगा, मोजाइक। ये बाकी सारे कर लेना आप,
मैंने इतने बता दिए, बहुत इजी है। देखो राइजोबियम, राइजोबियम का मैच पेयर क्या है? राइजोबियम का मैच द पेयर क्या है? देखो राइजोबियम का है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लोस्ट्रीडियम का क्या है? फूड पॉइजनिंग, पेनिसिलियन का क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ईस्ट का क्या है? ईस्ट का है बेकरी प्रोडक्ट्स। विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट्स? देखो इन्फेंट्स में ना प्रिवेंटिव डिसीजेस वैक्सीनेशन, जैसे कि HHH है, या फिर मलेरिया के दिए जाते हैं वैक्सीन्स, ट्यूबरक्लोसिस के दिए जाते हैं। वैक्सीन्स क्या करते हैं? जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं इन डिसीज़ से लड़ने के लिए। इन्फेंट्स के अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि वो न्यू बॉर्न्स होते हैं। हाउ इज वैक्सीन प्रोड्यूस? वैक्सीन जो बनती है ना, वो उस वायरस के लोएस्ट वीकेस्ट वर्जन से वैक्सीन बनाई जाती है वायरस के। उसको इन्फ्लुएंस करके उस वायरस से हमारी इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, उस तरह से वैक्सीन बनती है। हाउ डज एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज? एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया दैट कॉजेस द डिसीज इन आवर बॉडी, दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीजेस। बहुत ईजी है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। वीडियो में कुछ आपको क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। अगर आपके दोस्तों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है तो शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, और अगला वीडियो मैं जब भी डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बाय गाइस। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long.